पिंकी जैसे ही स्कूल से वापस आई और नीचे अपनी ताई जी के कमरे की ओर जाने लगी तो तभी उसकी मम्मी सुधा जी ने उसे आवाज़ लगाई, पिंकी वहाँ कहाँ जा रही है? वहाँ नहीं जाना, सीधे ऊपर आ। पिंकी ने जिद करते हुए कहा, मम्मी मुझे ताई जी से कुछ काम है, मैं अभी ताई जी से एक चीज़ लेकर आती हूँ। परंतु पिंकी की मम्मी सुधा जी ने ज़ोर से डांटते हुए कहा, सीधी ऊपर आती है या वहीं आकर तेरी पिटाई करूँ, और खबरदार जो अब ताई जी के कमरे में गई। माँ की डांट से पिंकी डर गई और सीधे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच गई। ऊपर पहुँचकर पिंकी अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी? आपको पता है ना, ताई जी मेरे लिए कुछ ना कुछ रखती है। अभी रिंकी भी आ रही होगी तो ताई जी सारी चीज़ें उसे दे देंगी, मैं ऐसे ही रह जाऊंगी और रिंकी मुझे बिल्कुल भी नहीं देगी। सुधा जी ने बेटी को डांटते हुए कहा, खबरदार जो आज के बाद ताई जी के पास गई तो, और रिंकी को भी मैं देख रही हूँ, उसे भी आते ही सीधे ऊपर बुलाती हूँ। तभी नीचे रिंकी की स्कूल बस आकर रुकी तो सुधा ने उसे भी सीधे ऊपर आने को कहा। दोनों अपनी मम्मी से बहुत गुस्सा थी। दोनों ने गुस्से में अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हो गया आपको? हमें अपने ताई जी के पास क्यों नहीं जाने दिया आपने? आपकी ताई जी से कोई बात हो गई है क्या? सुधा जी ने कहा, तुम बच्चे हो, इस सब में मत पड़ो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हारे पापा गए हैं किराए का मकान ढूंढने, मकान मिलते ही हम भी चले जाएंगे। पिंकी बोली, लेकिन मम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। सुधा जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। चलो खाना खाकर तैयार हो जाओ। दोनों बहनें कानाफूसी करते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को पूरे घर का माहौल बदला हुआ था, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। दुष्यंत जी, उनकी पत्नी शकुंतला जी, उनका बेटा कुशल, तीनों ही अपने घर से बाहर नहीं निकले। इधर सुधा जी और उनके पति जयंत जी भी बहुत कम बात कर रहे थे। दोनों परिवार एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे और शाम को ठंडी में आंगन में बैठकर बातें करते थे। लेकिन आज दोनों परिवार अपने अपने कमरों में कैद थे। पिंकी और रिंकी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर बात क्या हुई है। अगले दिन सुबह सुधा जी ने दोनों बेटियों को जल्दी उठा दिया। सारा सामान पैक करके रखा हुआ था और स्वयं भी तैयार हो चुकी थी। दोनों बेटियों से भी कहा कि जल्दी से तैयार होकर कुछ खा लो, फिर हमें जाना है। थोड़ी देर में ट्रक आ गया जिसमें सामान चढ़ा दिया गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों बहनें कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वह दोनों जाने से पहले अपने ताऊ जी और ताई जी को देखना चाहती थी, उनसे मिलकर जाना चाहती थी। लेकिन वे दोनों अपने बेटे कुशल के साथ अपने कमरे में बंद थे। कुछ देर में जयंत जी और सुधा जी दोनों बेटियों पिंकी और रिंकी को साथ लेकर वहाँ से जाने लगे। तभी पिंकी और रिंकी दोनों रोते हुए ताई जी के कमरे के दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन अंदर से फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। सुधा जी दोनों को खींचते हुए ले गई और ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। कुछ ही देर में गाड़ी अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ गई। सालों से जो परिवार एक साथ रह रहा था, आज अचानक सब खत्म हो गया। जयंत जी और सुधा जी अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर एक नए घर में पहुंच गए। नए घर में पहुंचकर
सब सामान सेट कर दिया गया और सुधा जी ने सजावट का सामान सजा दिया। पिंकी और रिंकी दोनों एक जगह बैठकर खामोशी से सब देख रही थी कि तभी जयंत जी ने दोनों बेटियों को समझाते हुए कहा, बेटा, हमें भी कोई खुशी नहीं हो रही वहाँ से चले आने की, लेकिन बेटा, तुम दोनों को नहीं पता उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हमारी जो पुश्तैनी साड़ी की दुकान बीच बाज़ार में है, पिताजी के देहांत के बाद से ही यह दुकान हम दोनों भाई दुकान चला रहे हैं। सारा हिसाब भाई साहब देखते थे, लेकिन अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि कुशल को नई दुकान खुलवा दी है। उस दुकान में पैसा लगा वो हमारी दुकान से ही आया था। जब मैंने पूछा तो कहा कि उस नई दुकान पर सिर्फ उनके बेटे का हक है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा कि तेरी तो लड़कियां हैं, तुझे क्या करना है, उनकी शादी का खर्च भी तो इसी दुकान से निकालेगा। इतनी बड़ी बेईमानी देखकर मैंने दुकान में से अपना हिस्सा मांगा तो भाई साहब ने कहा, जैसे रह रहे हो ऐसे ही रहते रहो, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो बेटा, इसलिए ही हम अलग होकर आ गए। मैं अब कपड़े का होलसेल का काम करूंगा। मुझे ये यकीन नहीं होता कि बड़े भाई होकर सारे बिजनेस और मकान पर कब्जा करके बैठ गए। पिंकी और रिंकी को ये बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे सुधा जी और जयंत जी ने उनके मन में उनके ताऊजी और ताई जी के लिए नफ़रत भर दी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रिंकी और पिंकी जब बाज़ार में या स्कूल से आते जाते तो कुशल या ताई जी उन्हें दिख ही जाते थे, लेकिन अब तो दोनों बेटियां उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। इसी तरह 4 वर्ष बीत गए। इस बीच दोनों परिवारों में कोई बात नहीं हुई। जयंत जी ने कपड़ों की सप्लाई का काम अच्छे से जमा लिया था। दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो रही थीं। अपनी कमाई से जयंत जी ने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया था। एक दिन रात के 2 बजे दुष्यंत जी के मोबाइल की घंटी बजी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। लंबी घंटी बजने के बाद बंद हो गई। दुष्यंत जी ने उठकर देखा तो जयंत का फ़ोन था। उन्होंने शकुंतला जी को जगाया। इससे पहले कि कुछ समझ पाते, इससे दोबारा फ़ोन की घंटी बजने लगी। दुष्यंत जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से पिंकी के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो रोते हुए बोल रही थी कि ताऊ जी, पता नहीं पापा को अचानक क्या हो गया है, बेहोश हो गए हैं। ताऊ जी, हमें बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाओ। दुष्यंत जी ने फ़ोन पर पिंकी को दिलासा देते हुए कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुरंत आ रहा हूँ। दुष्यंत जी शकुंतला जी और कुशल को लेकर तुरंत छोटे भाई जयंत के घर पहुँच गए। रास्ते में उन्होंने डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर ने पहुंचकर इंजेक्शन दिया, फिर बताया कि माइनर हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। दुष्यंत जी अपनी गाड़ी में जयंत और सुधा को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। इधर शकुंतला जी दोनों बेटियों को समझाने संभालने लगी। सही समय पर इलाज मिल जाने से खतरा टल चुका था। 2 दिन में जयंत ठीक हो गया तो तीसरे दिन दोपहर के समय शकुंतला जी दोनों बेटियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई।
पिंकी अपने पापा को देखकर रोने लगी और रोते हुए बोली, ताऊ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बस आपको फ़ोन कर दिया। एक बार लगा आप बात नहीं करोगे, लेकिन आपने मेरे पापा को बचा लिया। थैंक यू ताऊ जी। दुष्यंत जी पिंकी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बिटिया, ये तेरा बाप बाद में है, पहले मेरा छोटा भाई है। सुधा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी, आज आप लोग न होते तो न जाने क्या हो जाता। दीदी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। पत्नी को माफ़ी मांगते हुए देखकर जयंत भी बोल पड़ा, हाँ भैया, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मुझे यूँ अपने परिवार के साथ उस घर को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। दुष्यंत जी छोटे भाई से बोले, तू कुछ मत बोल, बस तू आराम कर, बाकी सब भूल जा। कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तेरे घर से जाने के बाद हमें भी बहुत पछतावा हुआ। गलती तो इंसान से ही होती है छोटे, इसलिए मैंने अपनी पुरानी दुकान तेरी दोनों बेटियों के नाम कर दी है। कागज़ घर पर रखे हैं, भिजवा दूंगा। जयंत बोला, नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप वादा करिए कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का आप ध्यान रखेंगे। शकुंतला जी बीच में ही टोकते हुए बोली, खबरदार, जो बुरा बोला तो तू मेरा देवर है, पर मैंने कुशल में और तुझ में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। कुशल को हमने दुकान इसलिए अलग करवाई थी कि ये दुकान तुम्हें देकर हम तीर्थ पर चले जाएं, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया, या फिर हम तुम्हें ठीक से समझा नहीं सके। सभी एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे, तभी कुशल बोला, क्या अब मेरी बहनें मुझे राखी बांधेंगी? 4 साल हो गए, मेरी कलाई सूनी पड़ी है। यह सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा और फिर वह सब अपने पुराने मकान में वापस आ गए और नए मकान को किराए पर दे दिया। अब फिर से दोनों परिवार एक ही घर में ऊपर नीचे के पोर्शन में रहते थे और शाम को ठंडी में आंगन में बैठकर बातें करते थे और कुशल की कलाई अब सूनी नहीं रहती थी। दोनों बहनें पिंकी और रिंकी का विवाह हो चुका था और दोनों बहनें रक्षाबंधन पर ससुराल से अपने भाई कुशल को राखी बांधने आती थी। एक गलतफहमी के कारण जो परिवार एक दिन एक दूसरे से अलग हो गया था, आज वही परिवार प्यार के बंधन में बंधा हुआ था और एक भाई की कलाई अब कभी सूनी नहीं रहती थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।